हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 11 का चैप्टर 1 संविधान क्यों और कैसे। हम इसके परिचय की बात करते हैं। ये पुस्तक संविधान की कार्यप्रणाली पर लिखी गई है। आगे के अध्यायों में आप संविधान की कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश की सरकार की विभिन्न संस्थाओं और उनके आपसी संबंधों के बारे में आपको ज्ञान होगा, लेकिन इसके पहले कि आप चुनाव, सरकार, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, ये समझना जरूरी है कि सरकार के पूरे ढांचे और सरकार की संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले विभिन्न सिद्धांतों की उत्पत्ति भारत के संविधान से भी है। हमें संविधान की क्या आवश्यकता है? संविधान क्या है, इसके काम क्या है, समाज के लिए इसकी क्या भूमिका है, हमारे दैनिक जीवन से संविधान का क्या संबंध है? इन प्रश्नों के उत्तर उतने कठिन नहीं है जितना आप सोचते हैं। संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। कल्पना करें कि यदि आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं, ये भी कल्पना करें कि उस समूह की कुछ विशेषताएं, मसलन उस समूह के सदस्य एक दूसरे से अनेक तरह से भिन्न हैं। जैसे आप इंडिया में भी देखते होंगे कितने प्रकार के समुदाय रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे भी, जैसे हमारे इतने सारे धर्म रहते हैं, फिर इतनी सारी जातियाँ जनजातियाँ हैं, तो उन सबके रीति रिवाज और पहनने का ढंग या फिर खाना पीना सब कुछ अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। और सबके जो धार्मिक विश्वास हैं वो भी सबके अलग अलग देखने को मिलेंगे। उनमें से जैसे आपको पता है, कुछ हिंदू हो गए, कुछ मुस्लिम हो गए, कुछ ईसाई हो गए, और कुछ ऐसे भी हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। वे और आधारों पर भी भिन्न हैं। वे अलग अलग व्यवसाय करते हैं, उनकी विभिन्न योग्यताएं हैं, अलग अलग शौक है, और सिनेमा से लेकर किताबों तक उनकी पसंद भी अलग अलग है। इनमें से कुछ धनी तो कुछ गरीब है, कुछ लोग बूढ़े तो कुछ जवान भी हैं। कल्पना करें कि ऐसे समूह के सदस्यों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर विवाद है, जैसे किसी व्यक्ति को कितनी संपत्ति रखने की इजाज़त होनी चाहिए, क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है, या माता पिता को इसका निर्णय लेने देना चाहिए, इस समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्च करना चाहिए, या इसकी जगह उसे बहुत सारे पार्क बनवाने चाहिए, क्या इस समूह को अपने ही कुछ सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करने देना चाहिए, या फिर भिन्न भिन्न लोगों को इनमें से प्रत्येक प्रश्न का अलग अलग अगर हम पूछेंगे तो सबके आंसर्स अलग अलग होंगे। लेकिन अपनी भिन्नताओं के बावजूद भी इस समूह को एक साथ रहना है। सदस्य अनेक रूपों में एक दूसरे पर आश्रित है, उन्हें एक दूसरे के सहयोग की जरूरत होती है। इस समूह को शांतिपूर्वक एक साथ रहने के लिए क्या करना चाहिए? लेकिन इस समूह के लोग एक साथ रह सकते हैं यदि वे कुछ बुनियादी नियमों के बारे में सहमत हो जाए। इस समूह को ऐसे नियम क्यों चाहिए? कल्पना करें कि ऐसे बुनियादी नियमों के अभाव में क्या होगा। प्रत्येक सदस्य अपने को असुरक्षित महसूस करेगा, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं होगा कि समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे। इसीलिए अगर आपको पता होगा, किसी भी बड़े समुदाय को चलाने के लिए एक कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए, और हमारे देश का सबसे बड़ा कानून क्या है? हमारा संविधान। किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है, जिसे समूह के सभी सदस्य जानते हो, ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। लेकिन ये नियम केवल पता ही नहीं होने चाहिए, वरन उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए। यदि नागरिकों को ये विश्वास न हो कि दूसरे नागरिक भी उन नियमों का पालन करेंगे, तो उनके पास भी उन नियमों का पालन करने का कोई आधार नहीं होगा। लेकिन जब ये कहा जाता है कि उन नियमों को न्यायालय में लागू किया जाएगा, तो इससे सभी को विश्वास हो जाता है कि और लोग भी नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ऐसा न करने पर उन्हें दंड दिया जाएगा। संविधान का पहला काम यह है कि वो बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। जैसे आपको पता है, जैसे शिक्षा का अधिकार है तो ये सभी के लिए बराबर है, और न्यूनतम मजदूरी का अधिकार है, ये भी सभी के लिए बराबर है। इसके अलावा निर्णय निर्माण शक्ति की विशेषताएं। संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। लेकिन ये बुनियादी नियम क्या हैं, और ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें बुनियादी बना देती है? पर हाँ, सबसे पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि जिन नियमों के आधार पर समाज का शासन होता है, उन्हें बनाएगा कौन। आपको कौन नियम बनाने की इच्छा है, लेकिन दूसरे लोग कौन नियम बनाना चाहते हैं। फिर ये कैसे तय किया जाए कि किसकी इच्छा वाले नियमों से हम पर शासन किया जाना चाहिए। जिन नियमों के अंतर्गत आप सभी को रखना चाहते हैं वे आपको सर्वश्रेष्ठ लग सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को लगता है कि उनके द्वारा सुझाए गए नियम सर्वश्रेष्ठ हैं। इस विवाद को कैसे सुलझाया जाए? अतः ये निर्णय करने से पहले हमारे समूह को किन नियमों से शासित होना है, हमें वास्तव में ये तय करना पड़ेगा कि उन नियमों को बनाएगा कौन। संविधान ही इस प्रश्न का भी उत्तर देता है।
वो समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। संविधान ये तय करता है कि कानून कौन बनाएगा। कानून कौन बनाएगा, इस प्रश्न का उत्तर सैद्धांतिक रूप में कई प्रकार से दिया जाता है। जैसे राजतंत्र में कानून का निर्माण राजा करता है, जबकि कुछ संविधान जैसे पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय करने का अधिकार केवल एक पार्टी को दिया गया था। लेकिन लोकतांत्रिक संविधानों में निर्णय मोटे तौर पर जनता लेती है। लेकिन ये विषय इतना सरल नहीं है। यदि ये मान भी लिया जाए कि जनता निर्णय लेती है, तब भी ये प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है कि जनता निर्णय कैसे लेती है। क्या कोई कानून बनाने के लिए सभी लोगों को सहमत होना चाहिए? प्राचीन यूनान की पद्धति के अनुसार क्या प्रत्येक मुद्दे पर सभी लोगों को वोट देना चाहिए? अगर आपको पता होगा, हमारे यहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि कानून बनाने में जनता की अप्रत्यक्ष भागीदारी होती है, यानी कि जो जनता अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं वो जाकर के कानून बनाते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर कानून संसद बनाएगी और इस संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। किसी समाज में कानून कैसे हैं, इसे देखने के पहले उन कानूनों को बनाने का अधिकार रखने वालों को पहचानना होगा। यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है, तो पहले उसे यह अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए। ये काम करता है संविधान। संविधान वो सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान ये भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। सरकार की शक्तियों पर सीमाएं भी ये लगाता है। मान लीजिए कि आपने तय कर लिया हो कि निर्णय कौन करेगा, किंतु जब उस सत्ता ने कानून बनाए तब आपको लगा कि वे कानून पूर्णतः अनुचित है। जैसे उसने आपको अपने धर्म का पालन करने से रोक दिया, या उसने निर्णय लिया कि किसी खास किस्म के रंग वाले वस्त्र नहीं पहने जा सकते, या आप कुछ विशेष गीत गाने को स्वतंत्र नहीं है, या किसी विशेष समूह धर्म जाति के लोगों को सदैव दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी और उन्हें किसी प्रकार की संपत्ति रखने का अधिकार भी नहीं होगा, या फिर सरकार किसी को भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती है, या किसी खास रंग वाले लोगों को एक कुएं से पानी भरने की इजाज़त दी जाएगी। स्वाभाविक है कि आपको ये कानून अनुचित और अन्यायपूर्ण लगेंगे। यद्यपि ये सभी कानून उस सरकार द्वारा बनाए गए जो एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके बनी थी, लेकिन सरकार द्वारा ऐसे कानूनों को बनाने के पीछे जरूर कोई अन्यायपूर्ण बात रही होगी। अतः संविधान का तीसरा काम है कि वो सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए, और ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं करे। यानी कि जो संविधान है वो एक सीमित सरकार बनाने का प्रयास भी करता है। संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह से सीमित करता है। सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका है कि नागरिकों के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए और कोई भी सरकार कभी भी उसका उल्लंघन ना कर सके। इन अधिकारों का वास्तविक स्वरूप और व्याख्याएं भिन्न भिन्न संविधानों में बदलती रहती है, लेकिन अधिकतर संविधानों में कुछ विशेष मौलिक अधिकार सदैव पाए जाते हैं। जैसे हमारे भारतीय संविधान में 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। नागरिक को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण के गिरफ्तार करने के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त है, आर्टिकल 22 और 20 में, अगर आपको पता होगा तो। यह सरकार की शक्तियों के ऊपर एक मूलभूत सीमा है। नागरिकों को सामान्यतः कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं का अधिकार है, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19, अंतरात्मा की आवाज़ पर काम करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि आर्टिकल 19 में मेंशन है। व्यवहार में इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया जा सकता है, और संविधान उन परिस्थितियों का उल्लेख भी करता है जिनमें इन अधिकारों को वापस लिया जा सकता है। समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। अधिकतर पुराने संविधानों द्वारा केवल निर्णय लेने की शक्ति का वितरण और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता था, लेकिन 20वीं शताब्दी के अनेक संविधान, जिनमें भारतीय संविधान एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है, एक ऐसा सक्षम ढांचा भी प्रदान करता है जिससे सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सके और समाज की आकांक्षाओं और उसके लक्ष्य को अभिव्यक्ति दे सके। जैसे आपको पता होगा, हमारे संविधान में DPSP भी है, जो कि सरकार को निर्देश देती है कुछ रचनात्मक काम करने के लिए। भारतीय संविधान ने इस संबंध में कुछ नए प्रयोग किए। जिन समाजों में नाना प्रकार की असमानताओं की गहरी खाइयाँ हो, वहाँ केवल सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं, वरन वहाँ सरकार को समर्थ और शक्तिशाली भी बनाना पड़ेगा, जिससे वह असमानता और गरीबी के विभिन्न रूपों से निपट सके। उदाहरण के लिए, भारत की आकांक्षा है कि हम ऐसे समाज बनाएं जिसमें जातिगत भेदभाव न हो। यदि हम हमारे समाज की आकांक्षा है तो हमें सरकार को इतना समर्थ और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा कि वह इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सके।
दक्षिण अफ्रीका नस्लीय भेदभाव के पुराने इतिहास का उदाहरण है, यानी कि गोरा एंड काला वाला जो भेदभाव चलता रहा है। उसके नए संविधान ने सरकार को इस योग्य बनाया है कि वो नस्लीय भेदभाव को मिटा सके। वास्तव में एक संविधान अपने समाज की आकांक्षाओं का पिटारा है। जैसे कि भारत में संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक जरूरतें और शिक्षा सहित वो सब कुछ मिलना चाहिए जिसके आधार पर वो गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन जी सके। इसका जो जीता जागता उदाहरण है आर्टिकल 21। भारतीय संविधान सरकार को वह सामर्थ्य प्रदान करता है जिससे वह कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके और जिन्हें कानून की मदद से लागू भी किया जा सके। जैसे जैसे हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि ऐसे सामर्थ्य प्रदान करने वाले प्रावधानों को हमारे संविधान की प्रस्तावना का भी समर्थन प्राप्त है। जैसे आपको पता होगा हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और कई प्रकार की स्वतंत्रताएं, समानताएं, साथ में कई प्रकार के न्याय भी उसमें उल्लेखनीय हैं और वे संविधान के मौलिक अधिकार वाले भाग में भी पाए जाते हैं। संविधान का चौथा काम ये हुआ कि सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण भी कर सके। संविधान को समर्थ बनाने वाले प्रावधान। संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों का ही नाम नहीं है, वह सरकार को ऐसी शक्तियां भी देता है जिससे वह समाज के सामूहिक भलाई के लिए भी काम कर सके। दक्षिण अफ्रीका का संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है। वह सरकार को पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, अन्यायपूर्ण भेदभाव से व्यक्तियों और समूहों को बचाने का प्रयास करने के लिए कदम उठाने का अधिकार भी देता है और ये प्रावधान भी करता है कि सरकार धीरे धीरे सभी के लिए पर्याप्त आवास और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराए। इंडोनेशिया में सरकार की जिम्मेदारी है कि वो राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए और उसका संचालन करे। इंडोनेशिया का संविधान ये भी सुनिश्चित करता है कि सरकार गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करेगी। राज्य के नीति निदेशक तत्व भी सरकार से लोगों की कुछ आकांक्षाएं पूरी करने की अपेक्षा करता है। संविधान में अच्छी बातें लिखने में किया जाता है, लेकिन ऐसी ऊंची आकांक्षाओं और लक्ष्यों को लिखने का मतलब क्या है यदि वे लोगों के जीवन को बदल ना सके? आप इस पर अपनी राय रख सकते हैं। राष्ट्र की बुनियादी पहचान। आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। इसका अर्थ है कि संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है, यानी कि जैसे आपको पता होगा नागरिकता वाला पार्ट जिसमें हम सभी भारतीय हैं। एक सामूहिक पहचान। इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत भी होना पड़ता है कि हम पर शासन कैसे होगा और शासितों में कौन कौन से लोग होंगे। संविधान बनने के पहले हमारी अन्य अनेक प्रकार की पहचान या अस्मिताएं होती हैं, लेकिन कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। दूसरा, संवैधानिक नियम हमें एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्य और स्वतंत्रताओं का प्रयोग भी करते हैं। संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर ये तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं। इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है आर्टिकल 19। उसमें हमें कई प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली है, लेकिन साथ ही साथ युक्त निर्बंधन भी लगा हुआ है। अतः संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। तीसरा और अंतिम, अब शायद ये संभव हो सका है कि अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधानों ने भी स्वीकार किए हैं। अगर हम दुनिया भर के संविधानों को देखें तो सरकारों के अलग अलग स्वरूप और विविध प्रकार की प्रक्रियाएं दिखाई देंगी, लेकिन उनमें काफ़ी कुछ साझा भी है। अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं और ऐसी सरकारें संभव बनाते हैं जो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक होती है। लेकिन राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधानों में अलग अलग ढंग की होती है। जैसे आपको पता होगा भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि भारतीय, एंड वहीं यूएसए में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, यानी कि दोहरी पहचान। ज़्यादातर राष्ट्र विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मिलन से बनते हैं। वे उस राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न समूहों को कई तरीकों से आपस में मिला लेते हैं, जैसे कि जर्मनी का निर्माण जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ। संविधान ने इस पहचान को अभिव्यक्ति दी। दूसरी ओर भारतीय संविधान जातीयता या नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता नहीं देता। विभिन्न राष्ट्रों में देश की केंद्रीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के बीच के संबंधों को लेकर भिन्न भिन्न अवधारणाएं होती है। ये संबंध उस देश की राष्ट्रीय पहचान बनाता है। आपको पता होगा जर्मनी में जस सिंगुइनिस जो पद्धति है उसके आधार पर नागरिकता प्रदान की जाती है, यानी कि रक्त संबंध के आधार पर।
संविधान की सत्ता। हमने संविधान द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की है। तो आप अगर इस चीज़ को समझ चुके होंगे तो कहाँ पहुँचे और क्या समझे वाली तालिका को आप बढ़ सकते हैं। अधिकतर देशों में संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है जिसमें राज्य के बारे में कई प्रावधान होते हैं। ये प्रावधान बताते हैं कि राज्य का गठन कैसे होगा, वह किन सिद्धांतों का पालन करेगा। जब हम किसी देश के संविधान की बात करते हैं तो सामान्य रूप से हम उसी दस्तावेज का जिक्र कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ देशों जैसे इंग्लैंड के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसे संविधान कहा जा सके, बल्कि उसके पास दस्तावेजों और निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है जिसे सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि संविधान वह दस्तावेज या दस्तावेजों का पुंज है जो उन कार्यों को करने का प्रयास करता है जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है। लेकिन विश्व में अनेक संविधान केवल कागज पर ही होते हैं, वे केवल थोथे शब्द होते हैं और कुछ नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कोई संविधान कितना प्रभावी है, उसे कौन सी बात प्रभावी बनाती है और कौन सी बात यह सुनिश्चित करती है कि लोगों के जीवन पर वास्तव में उसका प्रभाव क्या पड़ा है। संविधान का प्रभावी होना अनेक कारणों पर निर्भर करता है, जैसे संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। इसका मतलब है कि कोई संविधान कैसे अस्तित्व में आया, किसने संविधान बनाया और उनके पास इसे बनाने की कितनी शक्ति थी। अनेक देशों में संविधान इसीलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वे सैनिक शासकों या फिर अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता ही नहीं होती। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के हैं। ये ऐसे संविधानों के उदाहरण हैं जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया। यद्यपि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के माध्यम से बनाया, पर ऐसा करने में उसने राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से काफ़ी प्रेरणा ली है। राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की विलक्षण क्षमता थी। संविधान को भारी वैधता मिली क्योंकि ऐसे लोगों ने बनाए जिसमें समाज का अटूट विश्वास था। आपको पता होगा जब संविधान सभा में जितने भी लोग थे उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एंड राष्ट्रीय आंदोलन में कई प्रकार के समुदाय एकजुट होकर के लड़े थे, चाहे वो किसान थे, मजदूर थे, महिलाएं थी या बच्चे थे। तो कहीं ना कहीं जो संविधान निर्माता थे उन्होंने जन समुदाय का विश्वास उसी वक्त से जीत लिया था, और जिनके पास समाज के विभिन्न वर्गों का सीधा संवाद करने और उनका सम्मान प्राप्त करने की क्षमता भी थी। संविधान निर्माता लोगों को यह समझाने में सफल रहे कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है। यही कारण है कि संविधान को भारी वैधता मिली। संविधान का अंतिम प्रारूप उस समय की व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति को व्यक्त करता है। कुछ देश ने अपने संविधान पर पूर्ण जनमत संग्रह कराया जिसमें सभी लोग अपनाए जा रहे संविधान के पक्ष या विपक्ष में राय देते हैं। भारतीय संविधान पर ऐसा कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ, लेकिन इसे लोगों की ओर से प्रबल शक्ति प्राप्त थी क्योंकि ये बहुत ही लोकप्रिय नेताओं की सहमति और समर्थन पर आधारित था और लोगों ने उसके प्रावधानों पर अमल करके उसे अपना लिया। अतः संविधान बनाने वालों का प्रभाव भी एक हद तक संविधान की सफलता की संभावना सुनिश्चित करती है। इससे पहले हम संविधान के मौलिक प्रावधानों की बात करें उससे पहले थोड़ा सा नज़र डालते हैं नेपाल के संविधान निर्माण का विवाद। संविधान बनाना कोई आसान और सुगम काम नहीं है। नेपाल संविधान बनाने की एक जटिल प्रक्रिया का उदाहरण है। 1948 के बाद से नेपाल में 5 संविधान बनाए जा चुके हैं। 1948 में पहला, 1951 में दूसरा, 1959 में तीसरा, 1962 में चौथा और 1990 में लास्ट। लेकिन ये सभी संविधान नेपाल नरेश द्वारा प्रदान किए गए थे। 1990 में संविधान द्वारा बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत की गई, पर अनेक क्षेत्रों में नरेश के पास अंतिम शक्तियां बनी रही। पिछले वर्षों में नेपाल में सरकार और राजनीति की पुनर्संरचना के लिए सशस्त्र राजनीतिक आंदोलन चल रहा था। उसमें प्रमुख मुद्दा यही था कि संविधान में राजा की भूमिका क्या होनी चाहिए। और वर्तमान में भी आप देख रहे होंगे कि नेपाल में अभी भी काफ़ी कुछ चल रहा है। नेपाल के कुछ समूह राजतंत्र नामक संस्था को ही खत्म करने और गणतांत्रिक सरकार की स्थापना के पक्ष में थे। कुछ लोगों का मानना था कि राजा की सीमित भूमिका के साथ संवैधानिक राजतंत्र का बना रहना उपयोगी रहेगा। स्वयं राजा भी शक्तियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। राजा ने अक्टूबर 2002 में समस्त शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया। बहुत सारे राजनीतिक दल संगठन एक नई संविधान सभा के गठन की मांग कर रहे थे। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि जो माओवादी थी, जनता द्वारा चुनी गई संविधान सभा के संघर्ष में सबसे आगे थी। अंततः जन प्रदर्शन के दबाव के सामने झुकते हुए राजा को एक ऐसी सरकार बनवानी पड़ी जो आंदोलनकारी दलों को स्वीकार्य थी।
इस सरकार ने राजा की लगभग सभी शक्तियां छीन ली। 2008 में नेपाल ने राजतंत्र को खत्म किया और लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। अंततः नेपाल ने 2015 में नए संविधान को अपनाया था। अब हम बात करते हैं संविधान के मौलिक प्रावधानों की। एक सफल संविधान की विशेषता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है। उदाहरण के लिए, जिस संविधान में बहुसंख्यकों को समाज के अल्पसंख्यक समूहों का उत्पीड़न करने की अनुमति दी गई हो, वहां अल्पसंख्यकों के पास कोई कारण नहीं होगा कि वे संविधान के प्रावधानों का आदर करें। कोई संविधान अन्य लोगों की तुलना में कुछ लोगों को ज़्यादा सुविधाएं देता है या सुनियोजित ढंग से समाज के छोटे छोटे समूहों की शक्ति को और मजबूत करता है, तो उससे जनता की निष्ठा मिलनी बंद हो जाएगी। यदि कोई समूह यह महसूस करे कि उसकी पहचान को दबाया जा रहा है, तो उसके पास संविधान को मानने का कोई कारण नहीं होगा। कोई भी संविधान खुद से न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं कर सकता, लेकिन उसे लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि वह बुनियादी न्याय को प्राप्त करने के लिए ढांचा उपलब्ध कराता है। आप इस विचार को प्रयोग में लाएं। स्वयं अपने से प्रश्न पूछें, समाज के कुछ बुनियादी नियमों में ऐसी कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिनसे सभी लोगों को उन्हें मानने का एक कारण मिल सके। कोई संविधान अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है, उसकी सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। मोटे तौर पर कहें तो क्या भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को एक न एक ऐसा कारण देता है जिससे वह उसकी सामान्य रूपरेखा का समर्थन कर सके। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप इस प्रश्न का हाँ में उत्तर देने की स्थिति में होने चाहिए। संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। संविधान को जनता नहीं, प्राय एक छोटा समूह ही नष्ट कर देता है, क्योंकि वह अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता है। ढंग से बनाए संविधान में शक्तियों को इस प्रकार बांट दिया जाता है जिससे कोई एक समूह संविधान को नष्ट ना कर सके। जैसे भारतीय संविधान ने अनुसूची 7 के तहत केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची में शक्तियों को बांटा हुआ है। संविधान की रूपरेखा बनाने की एक कारगर विधि यह सुनिश्चित करता है कि किसी एक संस्था का सारी शक्तियों पर एकाधिकार न हो। ऐसा करने के लिए शक्तियों को कई संस्थाओं में बांट दिया जाता है। उदाहरण के लिए, भारतीय संविधान शक्ति को एक समान धरातल पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं और स्वतंत्र संवैधानिक निकाय जैसे निर्वाचन आयोग आदि में बांट लेता है। आपको पता होगा, विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है लागू करवाना और न्यायपालिका का इन दोनों के कामों की समीक्षा करना काम है। और निर्वाचन आयोग निष्पक्ष रूप से चुनाव करने में भागीदारी करता है। इससे सुनिश्चित हो जाता है यदि कोई संस्था संविधान को नष्ट करना चाहे तो अन्य दूसरी संस्थाएं उसके अतिक्रमण को नियंत्रित कर लेंगी। अवरोध और संतुलन के कुशल प्रयोग ने भारतीय संविधान की सफलता सुनिश्चित की है। संस्थाओं की रूपरेखा बनाने में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि उसमें बाध्यकारी मूल्य, नियम और प्रक्रियाओं के साथ अपनी कार्य प्रणाली में लचीलापन का संतुलन भी होना चाहिए, जिससे वो बदलती आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढाल सके। ज़्यादा कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं, और दूसरी ओर यदि संविधान बहुत ज़्यादा लचीला होता है तो वह समाज को सुरक्षा और पहचान नहीं दे पाएगा। सफल संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में एक संतुलन रखते हैं। आप भारतीय संविधान निर्माताओं की समझदारी को 9वें अध्याय संविधानिक जीवन दस्तावेज में महसूस करेंगे कि जिसमें भारतीय संविधान को एक जीवन दस्तावेज की संज्ञा दी गई। अपने प्रावधानों में परिवर्तन की संभावना और एक हद तक ठोस रूप में संतुलन बैठाकर संविधान सुनिश्चित करता है कि वह दीर्घायु होगा और जनता का आदर भी प्राप्त करेगा। इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी वर्ग या समूह अपने बलबूते संविधान को नष्ट नहीं कर पाएगा। तो ये पता लगाने के लिए कि क्या किसी संविधान की सत्ता मान्य है, आप अपने से 3 प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या जिन लोगों ने संविधान बनाया वे विश्वसनीय थे? या फिर दूसरा, क्या संविधान ने सुनिश्चित किया था कि सूझबूझ के साथ शक्ति को इस प्रकार संगठित किया जाए कि किसी एक समूह के लिए संविधान नष्ट करना आसान ना हो? सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या संविधान सबको ऐसा कारण देता है कि वे संविधान का पालन करें? इस पुस्तक के अधिकतर हिस्से में इसी प्रश्न का उत्तर दिया गया है। क्या संविधान लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का पिटारा है, या फिर संविधान द्वारा लोगों की निष्ठा प्राप्त करने की योग्यता? काफ़ी कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि संविधान न्यायपूर्ण है भी या नहीं। भारतीय संविधान में न्याय के बुनियादी सिद्धांत क्या है? इस पुस्तक का अंतिम अध्याय इस प्रश्न का उत्तर देगा। भारतीय संविधान कैसे बना, थोड़ा इस पर बात करते हैं। आइए देखें कि भारतीय संविधान कैसे बना। औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने संविधान को बनाया, जिसे अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में
इसकी फिर से बैठक हुई। संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे, यानी कि प्रतिनिधि मूलक सरकार। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था। इस योजना के अनुसार प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह जो उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात भी रखा गया था। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रत्येक शासन वाले प्रांतों में 292 सदस्य चुनने थे तथा देशी रियासतों को न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गई थी। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का भी प्रयोग किया था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। अध्याय के पिछले भाग में उन 3 कारकों पर प्रकाश डाला गया है जो संविधान को प्रभावी और सम्मान के योग्य बनाते हैं। भारतीय संविधान इस परीक्षा में किस हद तक कामयाब होता है? अपने राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था को हमें सामाजिक लोकतंत्र का रूप ही देना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र जब तक स्थायी नहीं रह सकता तब तक उसका आधार सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो सकता। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ जीवन के उस मार्ग से है जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करता है। स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को इन तीनों के एक संयुक्त रूप से पृथक पृथक रूपों में नहीं समझना चाहिए। ये तीनों मिलकर एक ऐसा संयुक्त रूप बनाते हैं कि इनमें से एक दूसरे से अलग करना लोकतंत्र के मूल प्रयोजन को ही विफल कर देना है। स्वतंत्रता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता, समानता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता और न ही स्वतंत्रता और समानता को बंधुता से अलग किया जा सकता है। समता विहीन स्वतंत्रता कुछ व्यक्तियों की अनेक व्यक्तियों पर प्रभुता को जन्म देगी। स्वतंत्रता विहीन समता व्यक्तिगत पहल को नष्ट कर देगी। बंधुता के बिना स्वतंत्रता और समता अपना स्वाभाविक मार्ग ग्रहण नहीं कर सकती। ये कहा था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। संविधान सभा का स्वरूप 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे। संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। इसमें से 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। इन्होंने ही अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। इस प्रकार इस उपमहाद्वीप में विभाजन से उपजी विभीषिका और हिंसा के बीच संविधान निर्माण का काम हुआ था। यानी कि आपको अगर पता भी होगा, जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो बीच में जो झेलम थी तो उस पर भी मतलब कुछ टाइम तक ऐसे लाशें बहती हुई दिख रही थी, इतनी ज़्यादा उस टाइम पे हिंसा हुई थी। भारत के संविधान ने नागरिकता की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे बल्कि धार्मिक पहचान का नागरिक अधिकारों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन संविधान सभा के गठन का ये वितरण केवल सतही तौर पर ही हमें बताता है कि संविधान वास्तव में बना कैसे। यद्यपि हमारी संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे, पर उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधि परक बनाने का गंभीर प्रयास किया गया था। सभी धर्मों के सदस्यों को ऊपर बताई गई विधि से प्रतिनिधित्व दिया गया। इसके अतिरिक्त संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के 28 सदस्य थे। जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल है, विभाजन के बाद संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था और उसे 82% सीटें भी प्राप्त थी। लेकिन कांग्रेस स्वयं विविधताओं से भरी हुई एक ऐसी पार्टी थी जिसमें लगभग सभी विचारधाराओं की नुमाइंदगी थी। संविधान सभा के कामकाज की शैली। संविधान सभा की सत्ता केवल इस बात पर नहीं टिकी थी कि वह मोटे तौर पर, हालांकि पूर्ण रूप से नहीं, सबका प्रतिनिधित्व कर रही थी। संविधान बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और सदस्यों के विचार विमर्श की जड़ में छुपे मूल्यों में ही संविधान सभा की लोकप्रिय सत्ता का आधार था। जहां प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली किसी सभा के लिए वांछनीय है कि उसमें समाज के विभिन्न वर्ग सहभागी हो, वहीं यह भी महत्वपूर्ण है कि वे केवल अपनी पहचाने समुदाय का ही प्रतिनिधित्व न करें। संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया। सदस्यों में प्रायः मतभेद हो जाते थे, लेकिन सदस्यों द्वारा अपने हितों को आधार बनाकर शायद ही कोई मतभेद हुआ हो। ये मतभेद वास्तव में वैध सैद्धांतिक आधार पर थे। हालांकि संविधान सभा में अनेक मतभेद थे, जैसे भारत में शासन प्रणाली केंद्रीकृत होनी चाहिए या विकेंद्रीकृत, राज्यों के बीच कैसे संबंध होने चाहिए और न्यायपालिका की क्या शक्तियाँ होनी चाहिए,
क्या संविधान को संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, या फिर लगभग उन सभी विषयों पर गहराई से चर्चा हुई जो आधुनिक राज्य की बुनियाद है। संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसा है जो लगभग बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया। ये प्रावधान है सार्वभौमिक मताधिकार का, जिसका अर्थ है कि धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर वोट देने का अधिकार होगा। सदस्यों ने इस पर वाद विवाद आवश्यक नहीं माना कि किसे वोट देने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इसके अतिरिक्त प्रत्येक विषय पर गंभीर विचार विमर्श और वाद विवाद हुए। पहले आपको पता होगा कि पहले जो ये एज थी 21 थी, लेकिन बाद में 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको घटा करके, जो कि मतलब 368 में दी गई संविधान संशोधन की दूसरी प्रक्रिया थी, उसके माध्यम से 21 को 18 कर दिया गया था 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से। इस सभा की लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा का इससे बढ़िया व्यवहारिक रूप कुछ और हो ही नहीं सकता था। संविधान सभा को असली ताकत इस बात से मिल रही थी कि सार्वजनिक हित का काम कर रही है। इसके सदस्यों ने चर्चा और तर्कपूर्ण बहसों पर काफ़ी जोर दिया। उन्होंने सिर्फ अपने हितों की बात नहीं की, बल्कि अपनी सोच और फैसले के पक्ष में अन्य सदस्यों को सैद्धांतिक कारण भी दिए। अपनी सोच के पक्ष में दूसरों से तर्कपूर्ण संवाद स्वार्थ या संकीर्णता से ऊपर उठा देता है, क्योंकि संविधान सभा में हुई चर्चा कई मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित हुई है और हर अनुच्छेद को लेकर जैसी विस्तृत और बारीकी से बातचीत हुई है, वह सार्वजनिक विवेक की भावना को सबसे प्रामाणिक ढंग से सामने लाती है। ये बहसें भी फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति की तरह संविधान निर्माण के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और यादगार अध्यायों में से एक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा कार्यविधि की। संविधान सभा की सामान्य कार्यविधि में भी सार्वजनिक विवेक का महत्व स्पष्ट दिखाई देता था। विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की 8 मुख्य कमेटियां थीं। आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या बी आर अम्बेडकर इन कमेटियों की अध्यक्षता करते थे। ये लोग ऐसे थे जिन्हें विचार पर हर बात पर एक दूसरे के समान नहीं थे। अम्बेडकर तो कांग्रेस और गांधी के खड़े आलोचक थे और उन पर अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए पर्याप्त काम न करने के आरोप भी लगाते थे। पटेल और नेहरू बहुत से मुद्दों पर एक दूसरे से असहमत थे, फिर भी सबने एक साथ मिलकर काम किया। प्रत्येक कमेटी ने आमतौर पर संविधान के कुछ कुछ प्रावधानों का प्रारूप तैयार किया, जिन पर बाद में पूरी संविधान सभा में भी चर्चा की गई। आमतौर पर यह प्रयास किया गया कि फैसले आम राय से हों और कोई भी प्रावधान किसी खास हित समूह के पक्ष में न हो। कोई प्रावधान पर ऐसा निर्णय या मत विभाजन करके भी लिए गए थे। ऐसे अवसरों पर भी हर सरोकार का ध्यान रखा गया कि और हर तर्क और शंका का समाधान बहुत ही सावधानी से भी किया गया था। लिखित रूप से उनका जवाब दिया गया। 2 वर्ष और 11 महीने की अवधि में और 18 दिन की अवधि में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन की अवधि में संविधान सभा की बैठकें 166 दिनों तक चली। इसके 17 अखबारों और आम लोगों के लिए खुले हुए थे। राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। लेकिन कोई भी संविधान केवल अपनी संविधान सभा के बूते नहीं बनता। भारत की संविधान सभा इतनी विविधतापूर्ण थी कि वह सामान्य ढंग से काम ही नहीं कर सकती थी यदि उसके पीछे उन सिद्धांतों पर आम सहमति न होती जिन्हें संविधान में रखा जाना था। इन सिद्धांतों पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सहमति बनी। एक तरह से संविधान सभा केवल उन सिद्धांतों को मूर्त रूप और आकार दे रही थी जो उसने राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में प्राप्त किए थे। संविधान लागू होने के कई दशक पूर्व से ही राष्ट्रीय आंदोलन में उन प्रश्नों पर चर्चा हुई थी जो संविधान बनाने के लिए प्रासंगिक थे, जैसे भारत में सरकार का स्वरूप और संरचना कैसी होनी चाहिए, हमें किन मूल्यों का समर्थन करना चाहिए और किन असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए आदि। उन बहसों से प्राप्त निष्कर्षों को ही संविधान में अंतिम रूप प्रदान किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन से जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया उसका सर्वोत्तम सारांश हमें नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था। इस प्रस्ताव में संविधान की सभी आकांक्षाओं और मूल्यों को समाहित किया गया था। पिछले भाग में जिसे संविधान के मौलिक प्रावधान कहा गया था, वह वास्तव में उद्देश्य प्रस्ताव में समाहित मूल्यों से प्रेरित और उसका सारांश ही है। इसी प्रस्ताव के आधार पर हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और एक सार्वजनीन पहचान जैसी बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत स्वरूप दिया गया। अतः हमारा संविधान केवल नियमों और प्रक्रियाओं का भूल भुलैया नहीं है, बल्कि एक ऐसी सरकार बनाने की नैतिक प्रतिबद्धता है जो राष्ट्रीय आंदोलनों में लोगों को दिए गए आश्वासनों को पूरा कर सकेगी। थोड़ा बात करते हैं संस्थागत व्यवस्थाओं की भी।
संविधान को प्रभावी बनाने का तीसरा कारक है कि सरकार को सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया जाए। मूल सिद्धांत ये रखा गया कि सरकार लोकतांत्रिक रहे और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो। संविधान सभा ने शासन के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच समुचित संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत ज़्यादा विचार मंथन किया। संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया, जो एक और विधायिका और कार्यपालिका के बीच और दूसरी ओर केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करती है। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा उद्देश्य प्रस्ताव के कुछ बिंदुओं को भी देखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव का जो पहला पॉइंट, भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य। स्वतंत्रता और संप्रभुता में डिफरेंस है। स्वतंत्रता किसी एक व्यक्ति के प्रोस्पेक्ट में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन संप्रभु एक राज्य के उसमें यूज होता है। संप्रभु का अर्थ होता है अगर कोई राज्य है उस पर ना ही कोई बाहरी तरीके से किसी टाइप का दबाव हो और वो आंतरिक रूप से भी अपना निर्णय स्वतंत्रता पूर्वक ले सके। भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्रों, देसी रियासतों और देसी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ का अंग बनाना चाहते हैं का एक संघ होगा। संघ की इकाइयां स्वायत्त होंगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई। संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियों और सत्ता का स्रोत जनता है। इसका आपको सबसे पहला साक्ष्य मिल भी जाएगा हमारी प्रस्तावना से, हम भारत के लोग से वो स्टार्ट होती है। भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कानून के समक्ष समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा कानून और सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन और कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी और सुरक्षा दी जाएगी, जिसका आपको प्रियम्बल एंड मौलिक अधिकारों में देखने को भी मिलता है। अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्र, दलित और अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। ये भी आपको अनुसूची 5(6) में और साथ ही साथ आर्टिकल 29(30) में देखने को मिल जाएगा। गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता तथा जल, थल और आकाश में इसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा सभ्य राष्ट्रों को कानून और न्याय के अनुसार की जाएगी। एंड विश्व शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए देश स्वेच्छापूर्वक और पूर्ण योगदान करेगा। यह आपको जो मूल कर्तव्य है उसमें भी दिखाई देगा और आर्टिकल 51 में भी दिखाई देगा। शासकीय संस्थाओं की सर्वाधिक संतुलित व्यवस्था स्थापित करने में हमारे संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के प्रयोगों और अनुभवों से कुछ सीखने में कोई संकोच नहीं किया। इसी प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं ने अन्य संवैधानिक परंपराओं से कुछ ग्रहण करने से भी कोई परहेज नहीं किया। यह उनके व्यापक ज्ञान का परिणाम है कि उन्होंने किसी भी ऐसे बौद्धिक तर्क के ऐतिहासिक उदाहरण की अनदेखी नहीं की जो उनके कार्य को संपन्न करने के लिए जरूरी था। अतः उन्होंने विभिन्न देशों से अनेक प्रावधानों को भी लिया। जैसे आपको पता होगा, विधि का शासन ब्रिटेन से लिया था और कानून के समान संरक्षण वाला जो चीज़ था वो अमेरिका से लिया था। लेकिन उन विचारों को लेना कोई नकलची मानसिकता का परिणाम नहीं था, बल्कि बात इससे बिल्कुल अलग थी। संविधान के प्रत्येक प्रावधान को इस आधार पर उचित सिद्ध करना था कि वह भारत की समस्याओं और आशाओं के अनुरूप है। ये भारत का सौभाग्य ही था कि हमारी संविधान सभा ने संकुचित दृष्टिकोण छोड़कर संपूर्ण विश्व से सर्वोत्तम चीज़ों को ग्रहण किया और उन्हें अपना भी लिया। विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान थोड़ा देख लेते हैं। ब्रिटिश संविधान से सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका, कानून निर्माण की विधि। आयरलैंड से राज्य की नीति निदेशक तत्व। फ्रांस से लिए गए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। कनाडा से लिया गया एक अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। अमेरिका से लिया गया था मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर से हमें क्या कंक्लूजन मिला। ये संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि का प्रमाण है कि वे देश को एक ऐसा संविधान दे सके जिसमें जनता द्वारा मान्य आधारभूत मूल्यों और सर्वोच्च आकांक्षाओं को स्थान दिया गया था। यही वह कारण है जिसकी वजह से इतनी जटिलता से बनाया गया संविधान केवल अस्तित्व में बल्कि एक जीवन सच्चाई भी है, जबकि दुनिया के अन्य अनेक संविधान कागजी पोतों में ही दबकर रह गए।
भारत का संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है जो अन्य अनेक देशों, खासतौर से दक्षिण अफ्रीका के लिए एक प्रतिमान हो गया। 3 वर्ष तक संविधान बनाने की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि एक ऐसा संतुलित संविधान बनाया जाए जिसमें संविधान द्वारा निर्मित संस्थाएं अस्त व्यस्त या कामचलाऊ व्यवस्थाएं मात्र न हो, बल्कि लोगों की आकांक्षाओं को एक लंबे समय तक संजोए रख सके। आप पुस्तक के शेष भाग में इन व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। अब आपके लिए कुछ होमवर्क। किसी देश के लिए संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण क्यों जरूरी है? इस तरह का निर्धारण न हो तो क्या होगा? शासकों की सीमा का निर्धारण करना संविधान के लिए क्यों जरूरी है? क्या कोई ऐसा भी संविधान हो सकता है जो नागरिकों को कोई अधिकार ना दे? या फिर आपके लिए एक और क्वेश्चन, जब जापान का संविधान बना तब दूसरे विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद जापान अमेरिकी सेना के कब्जे में था। जापान के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान होना असंभव था जो कि अमेरिकी सेना को पसंद ना हो। क्या आपको लगता है कि संविधान को इस तरह बनाने में कोई कठिनाई है? भारत में संविधान बनाने का अनुभव किस तरह से इससे अलग है? तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप इसे फ्री टाइम में सुन सकते हैं। और आप टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर के टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको क्लासेस अपडेट एंड PDF मिल जाएंगी। थैंक्स टू वॉचिंग।